हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। आप सभी पूरी मेहनत से नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हो और आप लोगों की हेल्प के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी एक ऐप स्टार्ट करी है, दैट इज द एनटीए, दैट इज नेशनल टेस्ट अभ्यास। एक एजेंसी भी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, जो ये डिजाइन करती है और आपके लिए पेपर डालती है इस ऐप के ऊपर। आज बेटा आपका 97 नंबर का टेस्ट था, ठीक है, पेपर था। तो उसी के लिए मैं दीपक शर्मा बॉटनी जो पार्ट है बायो का, उसकी सॉल्यूशन लेके आया। मैं आपको एक एक क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, क्वेश्चन पेपर आपके पास में है और उनके जो भी डिटेल सॉल्यूशन है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व आउट करते हैं तो बात आती है कि ये सही है क्यों है और बाकी ये गलत है क्यों गलत है, वो भी हमें साथ के साथ में पता हो। ठीक है, तो सही तो है लेकिन बाकी की गलत क्यों है, इवन हमें वो भी पता होना चाहिए। तो बेटा मैं बॉटनी के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे हाथ में फोन है जिसके अंदर क्वेश्चन आने लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। जो जो आपके बॉटनी के क्वेश्चन होंगे मैं यहाँ पर सोल्व आउट करता जाता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो बेटा फर्स्ट वन क्वेश्चन है, दैट इज an individual affected by the phenylketonuria lack an enzyme that convert the amino acid dash into dash। जो फिनाइलकीटोनुरिया जो डिजीज है, जो फर्स्ट डिजीज है, फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पीकेयू के बारे में, फिनाइलकीटोनुरिया के बारे में कि इसमें कौन सा अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होता है। तो आपको जेनेटिक्स वाले पार्ट की याद आई होगी जिसमें फिनाइल एलेनिन किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू द टायरोसिन। ठीक है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। कौन करवाता है, यहां पर एक एंजाइम है दैट इज फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, अगर बेटा ये नॉर्मल है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा और ये एंजाइम किस में कन्वर्ट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द लीवर, तो लीवर का एंजाइम। ठीक है, और अगर ये एंजाइम किसी गलती से खराब हो जाए, ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा और इसका जो जीन है दैट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 12, क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर प्रेजेंट। अगर इस क्रोमोसोम में इस जीन में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो बेटा यहाँ पर ये जो एंजाइम है वो नहीं बनेगा, वो जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से पीकेयू डिजीज हो जाती है। ठीक है, और जो पायरिक एसिड और जो दूसरे एसिड है वो यूरिन में निकलना स्टार्ट होते हैं, इवन डिपॉजिट होना भी स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ साथ में कि कौन सा अमीनो एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा था वो मैंने पहली लाइन में लिख दिया था कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज द B1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज द बी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे और ये एंजाइम कहां पर प्रेजेंट होगा। तो हमने एक ही क्वेश्चन में 4 और क्वेश्चन भी डील करें। ठीक है, ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस को डील करते हुए जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, बी। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है, इन विच वन ऑफ द पेयर बोथ प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड बाय द लीफ। बेटा थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि किस प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो लीफ से होगा। तो मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूं जिसके अंदर लीफ के थ्रू होते हैं। ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, कैलनकोइड, एडियंटम और एक आपका स्ट्रेप्टोकार्पस। ये मेन एग्जांपल है जिनके अंदर रिप्रोडक्शन थ्रू
लीज होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या होगा, लीफ के थ्रू होगा। तो बेटा ऑप्शन में दे रखा है ब्रायोफाइलम एंड द कैलेनकोई, पहले से ही हमारा ब्रायोफाइलम भी है और कैलेनकोई भी है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज द ए। बाकी में दे रखा है आपको क्रिसैंथेमम एंड द अगेव। क्रिसैंथेमम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द पोलन एलर्जी, अगेव दैट इज फॉर द बुलबिल फॉर्मेशन। तीसरे में अगेव एंड द कैलेनकोई, और लास्ट वन है आपका एस्पारेगस एंड द ब्रायोफाइलम। तो बेटा आंसर क्या जाएगा दैट इज द ए, ठीक है। नेक्स्ट वन है थर्ड क्वेश्चन, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इज, कि तब पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है। पोलर न्यूक्लियाई याद करो, ओव्यूल के स्ट्रक्चर। थर्ड क्वेश्चन, ओव्यूल में हम देखते हैं ये एम्ब्रियो सेक, जहां पर एक एग सेल थी, 2 सिनर्जिड सेल है, 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये आपने पढ़ी हुई है पहले से। अब बेटा यहां पर 2 न्यूक्लियस हैं, दे आर द पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन होगा और ट्रिपल फ्यूजन होगा, उससे जस्ट पहले ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं तो दैट इज नोन एज द सेकेंडरी न्यूक्लियाई। इसको आप सेकेंडरी न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें आ जाएगा कि फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई इज द आंसर आएगा दैट इज द डी, ठीक है। तो आंसर इज डी। उसके बाद में नेक्स्ट वन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, failure of segregation of chromatid during the cell division result in the gain or loss of the chromosome that is called as, यानी कि अगर मान लो सेल डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम का सेपरेशन तो होगा, लेकिन अगर मान लो गलती से कोई क्रोमोसोम सेल से सेपरेट आउट ना हो पाए, यानी कि फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हो जाए, तो एक सेल में क्रोमोसोम नंबर क्या जाएगा, कम, और एक में क्या जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है। तो बेटा एक या फिर एक या 2 क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना, दैट इज नोन एज द एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। एन्यूप्लॉइडी कंडीशन क्या है, प्लस एंड माइनस ऑफ 1 और 2 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाए तो उसको आप एन्यूप्लॉइडी कंडीशन बोलते हो। एन्यूप्लॉइडी कंडीशन आल्सो नोन एज द हेट्रोप्लॉइडी कंडीशन, जिसको आप हेट्रोप्लॉइडी कंडीशन भी बोलते हैं। बेटा इसमें 2 कंडीशन आती है, हाइपर एंड हाइपर, हाइपर एंड हाइपर। अगर मान लो मैं ऐसा कर दूं 2n-1, तो ये क्या कहलाएगी, दैट इज मोनोसोमी कंडीशन। अगर मैं ये कर दूं 2n-2, दैट इज नलीसोमी कंडीशन। अगर हाइपर की बात करें तो हाइपर का मीन ज्यादा, दैट इज 2n प्लस में 1, ठीक है। तो 2 और 1 3, दैट इज द ट्राइसोमी कंडीशन, और 2n प्लस में 2, दैट इज टेट्रासोमी कंडीशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हाइपर और हाइपर दोनों कंडीशन आती है जिनमें एक या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा होने लगते हैं, और एक किसकी वजह से आता है कि तब सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है, एंड दैट कंडीशन नोन एज द एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। आई होप शायद क्लियर होगी ये। तो इसमें आ जाएगा दैट इज द आंसर नंबर सी। तो फोर्थ का आ गया आंसर नंबर सी। क्लियर है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द करेक्ट, कौन कौन से स्टेटमेंट सही और कौन कौन सी गलत है, ठीक है। तो यहां पर आप स्टेटमेंट दे रखी है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि स्टेटमेंट ए सही है, पहली वाली स्टेटमेंट सही है। अगर ए और टी का रेशियो ज्यादा है,
क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। अगर ए और टी का रेशो ज्यादा है तो वो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू जी एंड सी। क्यों बेटा, क्योंकि जी और सी में क्या है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और ए और टी के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की नीड होगी और यहाँ पर कम की, तो जिसकी वजह से लेस स्टेबल हो रही क्या है, मोर स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है आरएनए इज मोर स्टेबल, गलत भाई, डीएनए ज्यादा स्टेबल है इसलिए उसको जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट करेगा। तीसरा एसएनपी आर प्रेजेंट एट अबाउट 1 बिलियन लोकेशन इन द ह्यूमन, ये शायद 1 मिलियन है, बिलियन नहीं है, तो ये भी आपका गलत है। उसके बाद में है डीएनए पॉलीमरेज है बोथ एक्टिविटी 5 and 3 and 3 and 5 एक्सोनुक्लिक एक्टिविटी, सही है। उसके बाद में आपका दे रखा है ये आपका दैट इज रिम्फामाइसिन इनहिबिट द आरएनए सिंथेसिस बाय द इनहिबिटिंग द आरएनए पॉलीमरेज, दैट इज राइट वन। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी। क्लियर होगा सर, इसका ये था आपका फर्स्ट, हाँ ठीक है इसमें, ठीक है ये करेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट वन बेटा दैट इज डी, नेक्स्ट वन इज द 6th, हम डील करते हैं। 6th में देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने लिखे आपको बताने के लिए। यहां पर पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द रोंगली मैच, चाहो तो मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूं कि कौन सा गलत है, लेकिन मैंने बोला था कि गलत क्यों है वो चीज हमें पता करनी है। सही तो हमें पता है कि कौन सा आंसर सही है, बट बाकी का आंसर क्यों नहीं है वो भी हमें यहाँ पर पता हो, ठीक है। तो बेटा 6th में देखिएगा यहाँ पर दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द रोंगली मैच, यहाँ पर पेयर करके दे रखा है फ्रूट जूस, दैट इज pectinase, second one is the textile amylase, एंजाइम के नेम दे रखे हैं। थर्ड वन इज द डिटर्जेंट, दैट इज लाइपेज, एंड द लास्ट वन इज द एल्कोहल बाय नाइट्रोजनस, ठीक है। अब देखिए आंसर आप सभी को पता है कि क्या है भाई, जो पहला है पैक्टिनेस, पैक्टिनेस रेटिंग ऑफ फाइबर के लिए यूज होता है। तो जो पल्प इंडस्ट्री है, जो जूस इंडस्ट्री है, वो फाइबर को ब्रेक करने के लिए इसका यूज करती है, ठीक है। तो फॉर रेटिंग ऑफ फाइबर के लिए इसका यूज करा जाता है। और बेटा जो ये पैक्टिनेज एंजाइम है दैट इज एक्सेप्टेड फ्रॉम द बाइसोलेमस फुल्वो, यहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो आपसे पूछ भी सकते हैं कि कहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो एक क्वेश्चन आपका ये भी बनता है। रेटिंग ऑफ फाइबर तो है, तो ठीक है कि जो भी ये है माजा है या फिर जो दूसरी कोल्ड ड्रिंक है जो पल्प वाली है, वहां पर बेटा फाइबर को डिग्रेड करने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम का यूज करा जाता है। दूसरा एंजाइम है टेक्साइल अमाइलेज, अमाइलेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एस्परजिलस, राइजोपस एंड द बैसिलस। बेटा जहां पर भी स्टार्च की बात आती है तो वहां पर अमाइलेज का काम आएगा, ठीक है। इसलिए इसके साथ साथ में जो सेपरेशन और जो डिसाइजिंग टेक्सटाइल की जो सेलुलोज वगैरह से बनी है उनको ट्रीट करने के लिए भी अमाइलेज का यूज करा जाता है, ठीक है। तो बेटा ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है कि कहां से निकाले जाते हैं। थर्ड वन है लाइपेज, लाइपेज का एक्सेप्शन कहां से होता है, ये सबसे मेन है, दैट इज कैंडिडा लिप्टोलिका एंड जियोट्राइकम कैंडिडम, ये दो स्ट्रेन हैं
फंगस के जहां से लाइपेज को निकाला जाता है और डिटर्जेंट में लाइपेज को ऐड करा जाता है ताकि जो ऑयल या फिर जो ग्रीस के जो स्पॉट हैं उनको रिमूव आउट कर सके। तो बेटा ये तीनों तो क्या हो गए, सही हो गए। लास्ट वन है अल्कोहल बनाने के लिए नाइट्रोजनेज। भाई नाइट्रोजनेज का नाम सुनते ही तो नाइट्रोजन दिमाग में आती है, तो दैट इज यूज फॉर द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम में आती है और यहाँ पर तब की दे रखा है कि नाइट्रोजनेज अल्कोहल बनाने के काम है, तो दिस वन इज द रॉन्ग। तो जो A6 है 6 का आंसर क्या जाएगा बेटा, दैट इज द डी। ठीक है, लास्ट वन इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द डी। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक दो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, उसके बाद में छोटे छोटे हैं, वो थोड़ा सा स्पीडली होते जाएंगे। उसके बाद में 7th क्वेश्चन है बेटा, हिमगिरी वेराइटी ऑफ व्हीट which was developed by the hybridization and the selection is mainly resistant to। यहाँ पर 4 डिजीज दे रखी है, व्हाइट रस्ट, बैक्टीरियल ब्लाइट, चिली मोजाइक वायरस इन द लीफ एंड द स्ट्राइप डिजीज। तो बेटा ये किस किस के लिए थी वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करके बताता हूँ। देखो पहली दे रखी है आपकी व्हाइट रस्ट डिजीज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, थर्ड वन बेटा चिली मोजाइक वायरस एंड द लास्ट वन डी द लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं और ये हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं कि कौन से डिजीज किसकी है। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखो जो व्हाइट रस्ट डिजीज है दैट इज फॉर द ब्रासिका। बेटा सरसों की डिजीज है, ठीक है, ब्रासिका फैमिली का नाम है, जिसके अंदर मस्टर्ड सरसों आती है, उसकी लीफ और स्टेम के ऊपर व्हाइट व्हाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज द व्हाइट रस्ट। ठीक है, और इसकी जो रेसेंस वेराइटी है दैट इज द पूसा स्वर्णिम। पूसा स्वर्णिम। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन डिजीज दैट इज द बैक्टीरियल ब्लाइट, दैट इज द काउ पी वेराइटी। ठीक है, जो दाल है उसकी है, इसकी जो रेजिडेंस वेराइटी दैट इज पूसा कोमल। पूसा कोमल इसकी रेजिडेंस वेराइटी है। काउपी में कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरियल ब्लाइट, बट जो पूसा कोमल है उसमें ये डिजीज नहीं होती। ब्रासिका में कौन सी डिजीज होती है, व्हाइट रस्ट, लेकिन अगर आप पूसा स्वर्णिम की बात करोगे तो उसमें ये डिजीज नहीं है। ठीक है, थर्ड वन है बेटा दैट इज बैक्टीरियल ब्लाइट हो गई है हमारी चिली। नेक्स्ट वन है चिली मोजाइक वायरस, ये किसके, चिली मिर्च की डिजीज है। अब इसकी रेजिडेंस वैरायटी का नाम क्या बेटा, दैट इज पूसा सदाबहार। बेटा ये जो टेबल गिवन है एनसीईआरटी में दैट इज हाईली 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा जितने भी टेबल गिवन है एनहांसमेंट ऑफ फूड स्ट्रेटजीज के बारे में, उसमें जितने भी टेबल गिवन है वो सारी की सारी इंपोर्टेंट है। माइक्रोस वाले चैप्टर में जितने टेबल गिवन है सभी कंपटीशन एग्जाम के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा लास्ट में आती है हमारी दैट इज द लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, दैट इज फॉर द व्हीट। ठीक है, व्हीट के अंदर ये डिजीज होती है और इसकी जो रेजिडेंस वैरायटी दैट इज द हिमगिरी। ठीक है, तो हिमगिरी पूछा गया था कि हिमगिरी किसकी रेजिडेंस वैरायटी है, तो आंसर जाएगा बेटा दैट इज लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट, तो आंसर इज द डी। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा डी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर 8 क्वेश्चन एक दे रखा है जिसमें ऐसा करके दे रखा है, मैं एक छोटा सा ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, यहां पर दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी किस किस फैक्टर के द्वारा अफेक्ट होती है।
पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? बेटा एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, ठीक है, और बाकी की जितनी भी टेक्स्ट बुक है उधर भी ये डायग्राम गिवन है। तो यहां पर ऐसे कर रखे है आई बी ई और डी करके दे रखा है, और आपको बताना कि इस बॉक्स में क्या क्या आएगा, कौन कौन से फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। देखो दो फैक्टर जो अंदर की तरफ आ रहे हैं तो मतलब ये तो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, बेटा दो बाहर की तरफ जा रहे हैं मतलब ये पॉपुलेशन को घटाएंगे। तो यहां पर अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आ जाएगा दैट इज इमिग्रेशन, यानी कि बाहर के पर्सन अंदर आने लगे, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के या दूसरे स्टेट के पर्सन इधर आए तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरा है दैट इज नेटिलिटी रेट, यानी कि बर्थ रेट, जन्म दर। बेटा अगर बच्चे होंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो ये दोनों के दोनों फैक्टर क्या है पॉपुलेशन को बढ़ाने। पॉपुलेशन डेंसिटी को कम करने के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो दैट इज द आ जाएगा आपका ई से एमिग्रेशन, यानी कि जो पर्सन है वो छोड़ के बाहर जा रहे हैं, और यहां पर क्या था नेटिलिटी रेट, और यहां पर क्या जाएगा मोर्टेलिटी रेट, यानी कि डेथ रेट, मृत्यु दर। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर विल द बी, ठीक है, आई इमिग्रेशन, बी आपका नेटिलिटी, उसके बाद में आपका दैट इज मोर्टेलिटी एंड द ई द एमिग्रेशन। तो बेटा 8 का आ जाएगा दैट इज द बी ऑप्शन। क्लियर होगा कि उसके बाद में बेटा अगर आप देखोगे यहां पर दे रखा है आपका स्टैंडिंग स्टेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन गिवन है। मैं आपको बताता हूं कि स्टैंडिंग स्टेट होता क्या है, उसके बाद फिर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 9th क्वेश्चन। बेटा यहां पर दो टर्म यूज करी गई है, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। बेटा ये दो टर्म है। स्टैंडिंग क्रॉप का मीन के किसी भी एरिया के अंदर कितना बायोमास है, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पर यूनिट एरिया में, दैट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप, दैट इज अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर बेटा पर यूनिट एरिया कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कितनी जिंदा चीजें है, कितने पेड़ उगे हुए हैं, वो आपका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, दैट इज अमाउंट ऑफ, स्टेट की बात आ रही है तो इनऑर्गेनिक कंडीशन को लेकर आती है, दैट इज इनऑर्गेनिक मैटर को लेके बात आती है, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर की कितनी, ठीक है। तो बेटा इसके रिस्पेक्ट में गिवन है, पहली स्टेटमेंट गलत दे रखी है, उसके बाद में जो दूसरी स्टेटमेंट है आप देख लोगे, बता दिए मैंने। तो सीधा आंसर पे आता हूं, ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है, थोड़ा घुमा के दे रखा है। स्टैंडिंग क्रॉप इट कैन नॉट बी सर्कुलेटेड बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट के लिए दे रखे इट कैन बी सर्कुलेटेड, भाई ये तो सर्कुलेट हो सकती है ना, इनऑर्गेनिक लिविंग से नॉन लिविंग में जा रही है, क्या बायोमास नॉन लिविंग में जा जाएगा, नहीं जाएगा। तो बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, 9 का, दैट इज सी। क्लियर होगा, तो सी। उसके बाद में है नेक्स्ट वन, दैट इज म्यूटेशन। बेटा क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता 10। म्यूटेशन इज, म्यूटेशन के रिगार्डिंग पूछे गए, सडन चेंज इन द मॉर्फोलॉजी, गलत। चेंज इन द कैरेक्टर, हम तो ये बोलते कि चेंज इन द, सडन चेंज इन द जीनोटाइप,
विच शो द इनहेरिटेंस एंड पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज नोन एज द म्यूटेशन। डीएनए में, क्रोमोसोम में, जीन में बेटा कोई भी चेंज होना सडनली जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो उसको आप म्यूटेशन बोलते हो। तो मॉर्फोलॉजी में नहीं होगा, कैरेक्टर में नहीं होगा, बल्कि हम क्या बोलते हैं, चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टर। ठीक है, तो 10th का जाएगा बेटा सी। उसके बाद में है 11th क्वेश्चन। यहाँ पर डाटा दे रखे काफी सारे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, प्लीज आप उधर से देखिएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th, और 11th का आंसर है आपका दैट इज ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेन कंफ्यूजन कर रखे बेटा वो सेंचुरीज के अंदर कर रखा है, और एनसीईआरटी में लाइन दे रखी दैट इज द 2 सेंचुरीज। तो 11th का जाएगा आपका ए। उसके बाद में 12th क्वेश्चन दे रखे है बेटा, ये मैंने नहीं किया है, स्टेटमेंट का था, थोड़ा सा छोड़ रखा है। उसके बाद में 13th क्वेश्चन है, ये अच्छा है, द फ्लोइडी लेवल इज नॉट द सेम इन, किसमें फ्लोइडी लेवल सेम नहीं हुई, इंटेगुमेंट 2n, न्यूसेलस 2n, रूट टिप 2n, शूट टिप 2n, सेकेंडरी न्यूक्लियस की कितनी होगी 2n, और एंडोस्पर्म की कितनी होगी 3n। तो बेटा आंसर आ जाएगा इसका सी। उसके बाद में इफ लिंकेज वाज नोन एट द टाइम ऑफ द मेंडल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ही वुड नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द, इसमें कह रहे कि अगर लिंकेज होती जो मेंडल ने कैरेक्टर डील करे थे, अगर उसमें गलती से लिंकेज होती तो बेटा कौन सा लॉ सही नहीं होता। तो हम बोलते कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट, जिसमें हम बोलते कि कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ फ्रीली मूव करके जा सकता है। लिंकेज का मतलब है दो कैरेक्टर का साथ में जुड़े रहना, अगर लिंकेज होती तो क्या वो फ्रीली मूव करके जाती, नहीं जाती। तो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज द बी। ठीक है, उसके बाद में 15th क्वेश्चन, तो बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए थे 15 तक। उसके बाद में है नेक्स्ट वन दैट इज द 17th क्वेश्चन बोर्ड में, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ यंग इंडिविजुअल इज हाईएस्ट। यंग की है यानी कि जिसमें जो जवान होंगे वो ज्यादा होंगे, जिसके केस में लगातार उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी। जैसे इंडिया को मैं बोलूं तो इंडिया कंट्री के अंदर जो यंग इंडिविजुअल है वो ज्यादा है, तो बेटा इसमें आ जाएगा आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका 19th क्वेश्चन, मोस्ट डेलिकेट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वेयर मैक्सिमम मोर्टेलिटी ऑब्जर्व्ड इज। डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट या फिर सेंसिटिव की बात आती है। तो बेटा 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीड रेजिस्टेंस है, फ्लोरिंग स्टेज काफी मैच्योर होने के बाद में आती है, फ्रूट स्टेज मैच्योर है, सीडलिंग स्टेज जो सबसे छोटा है, जो सबसे सॉफ्ट होगा, जिसमें अभी परमानेंट टिश्यू डेवलप नहीं हुआ है। तो बेटा 19 में आ जाएगा यहाँ पर दैट इज डी। ठीक है, तो 19th का आंसर आएगा डी। उसके बाद में है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड बाय, 20th क्वेश्चन है ये, कि किसके द्वारा अफेक्टेड होगी, लैटिट्यूड और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। बेटा दोनों चीज है, लैटिट्यूड भी अफेक्ट करती है, ठीक है, और इसके अलावा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप भी अफेक्ट करता है। तो दोनों चीज अफेक्ट करने लगे थे, तो यहाँ पर आंसर जाएगा दैट इज सी। क्लियर है, तो 20 का आ गया दैट इज सी। उसके बाद में है 21st क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन है, एयर पोल्यूटेंट्स दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल्स स्मोक इंक्लूड। बेटा फोटोकेमिकल की बात हो रही है, दो तरह के थे, लंदन स्मोक और क्लासिकल स्मोक थे। लास्ट वाले में दे रखे हैं, एनवायरमेंटल इशू में जाके ये चीजें वहां पर बता रखी है। अगर फोटोकेमिकल की बात करें तो बेटा वहां पर नाम आ जाता है आपका ओजोन का, पेन का और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऐसे करके दे रखा है, और ये ऑप्शन गिवन है किसमें, सी के अंदर। ठीक है, तो बेटा यहां पर ही आ जाएंगे, तो आंसर आएगा इसमें सी। ए ट्रिप्लोइड एंजियोस्पर्म इज, देखो ट्रिप्लोइड है, जबकि फर्टाइल होने के लिए हमने पढ़ा है कि पूरी की पूरी प्लोइडी किस में होनी चाहिए, इवन में होनी चाहिए। अगर ट्रिप्लोइड नेचर का आ गया तो बेटा हमेशा कैसे होगा, स्टाइल और सीडलेस होगा। तो 22nd का आ जाएगा दैट इज डी। ठीक है, तो डी। फर्टिलिटी तो होगी नहीं क्योंकि सीड बनेगी नहीं, नॉर्मल नहीं आ सकता क्योंकि नॉर्मल कैसे होता है 2n,
स्टाइल बिल्कुल होगा, तो ये जाएगा इसका। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन दैट इज मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस आर कॉल्ड। पहले दे आर प्रोड्यूस ड्यू टू द रिपीटेड ऑफ द सेम जीन बट इन द डिफरेंट डायरेक्शन, द वेल एग्जांपल इज द। बेटा इसका एग्जांपल अगर हम बात कर दें मल्टीपल एलील का, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है दैट इज द ब्लड ग्रुप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात, जिसमें आप पढ़ते हो ए पढ़ते हो, आपने पढ़ा हुआ ये बी ओ, यहां पर ए बी और 0। तो कुल मिला के यहां पर 6 एलील की पॉसिबिलिटी बनती है। तो बेटा यहां पर जरा मल्टीपल एलील म्यूटेशन और ब्लड ग्रुप, तो आंसर आ जाएगा दैट इज बी। 23 तक हो चुके हैं हमारे। आई होप शायद क्लियर होगा आपको कैसे क्यों हो रहा है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है लैक ऑपरेन गेट स्विच ऑन, लैक ऑपरेन मॉडल। बेटा इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बच्चों की काफी डिमांड आ रही है लैक ऑपरेन को लेके, और बेटा ये जो टॉपिक है वो भी नेट के लिए काफी जरूरी है, तो मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। लैक ऑपरेन गेट स्विच ऑन, देखिए इसमें क्या है कि जो लैक ऑपरेन मॉडल है जैकब और मोनेट ने फाइंड आउट किया था, और जो लैक ऑपरेन है दैट इज द फर्स्ट ऑपरेन मॉडल, पहला ऑपरेन मॉडल था ये। ऑन कब होगा तब लैक्टोज क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और ऑफ कब होगा तब लैक्टोज क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, जो लैक्टोज है आल्सो नोन एज द एलो लैक्टोज और आल्सो नोन एज द इंड्यूसर, इसको आप इंड्यूसर भी बोलते हैं। तब बेटा लैक्टोज रिप्रेसर के साथ में बाइंड हो जाती है, रिप्रेसर प्रोटीन थी और उसके साथ में हमारी लैक्टोज बाइंड कर गई, तो वो कैसे हो जाएगा गेट ऑन, वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा व्हेन लैक्टोज बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन, दिस वन इज द राइट। ठीक है, उसके बाद में बेटा 25th क्वेश्चन पे आ गए हम, जिसमें दे रखा आपका, तो इसका आंसर कौन सा आ गया था आपका, बी बोला था शायद। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट वन है दैट इज 25th क्वेश्चन, एनसीईआरटी के डायग्राम से ले रखे हैं और वहां पर एक सीक्वेंस दे रखी है दैट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, जो हाइड्रो सक्सेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रखे हैं। तो सीक्वेंस बताने के आपको कौन सी सही और कौन सी गलत है, तो एक्वेटिक सिस्टम की बात आ रही है तो बेटा सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आएगा, जिसको आप सिंगल सेल एल्गी बोलते हो। तो जू प्लैंक्टन जिसमें भी दे रखा है बीओडी में, वो तो वैसे गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो फाइटोप्लैंक्टन के बाद में सीधा दे दिया फ्लोटिंग स्टेज, दैट इज गलत। ठीक है, दैट इज रॉन्ग। उसके बाद में बेटा सी ऑप्शन देखो, फाइटोप्लैंक्टन सही है, उनके ऊपर कौन फीड करेगा, जू प्लैंक्टन, फिर आएगा आपका सबमर्ज और फिर आता है आपका फ्लोटिंग स्टेज, फिर यहाँ पर रेड स्वैम्प स्टेज, फिर आपका बोसीज और फिर आता है टिस। तो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज द सी। ठीक है, तो यहाँ पर 25th का कौन सा जाएगा, आंसर नंबर सी। उसके बाद में अमंग द एनिमल ग्रुप गिवन बिलो विच वन हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, किसके स्पीसीज सबसे खतरे में है, विलुप्त होने के चांसेस किसमें। देखो बेटा जिसकी लाइफ साइकिल दोनों के ऊपर डिपेंड हो, जमीन और पानी पर, वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। दोनों में से अगर कोई भी एक चीज खराब हो गई तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, खराब या फिर एंडेंजर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दैट इज सी। उसके बाद में बेटा एंडोस्पर्म इज एंजियोस्पर्म इज, जो एंडोस्पर्म में जो 3 नेचर का है उसका नेचर क्या है, एंजियोस्पर्म। होस्टोरियम क्या पैरासिटिक नेचर का है, नहीं है। एसिमिलेटरी क्या फूड को स्टोर करेगा, थोड़े टाइम के लिए करता है, सराउंडिंग से, न्यूसेलस से और एंटीपोडल से उसके बाद में कंज्यूम करवा देते हैं। प्रोटेक्टिव बेटा वो तो लास्ट में डिसअपीयर हो जाते हैं। तो एंडोस्पर्म का मेन काम क्या होगा, दैट इज टू प्रोवाइड द
नरिशमेंट, नरिशमेंट करने का काम इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द जिबरलिन, ठीक है, जो प्लांट हार्मोन है जिबरलिन, उसके रिस्पेक्ट में बताना है। पहली स्टेटमेंट देखिएगा, एक्सेलरेट सेल डिवीजन ओनली अंडर इन विट्रो कंडीशन। बेटा यहाँ पर इन विट्रो वर्ड यूज किया गया है। इन विट्रो का मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में, बॉडी से बाहर, ओरिजिनल साइट के अलावा, ठीक है। तो कुल मिला के लैब की बात आती है भाई। इन विट्रो में तो करवाता है, लेकिन ये तो इन विवो में भी करवाएगा। इन विवो को मतलब जो ओरिजिनल साइट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको आप टेस्ट बेबी बोलते हैं, और इन विवो फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में, तो उधर भी करवाएगा। तो बेटा यहाँ पर इन विट्रो गलत है, क्योंकि इन विवो में भी ये करता है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गई, रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है, ये जूलॉजी का आ गया भाई, स्किप कर रहा हूं मैं। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है सीधा 53 पे हम आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 53 पे आके हम डील करते हैं एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 के बाद में जो बॉटनी का पार्ट दे रखा है वो सीधे दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 53 पे दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, जो 53 जो क्वेश्चन बेटा वो एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये है ना, फर्मेंटर का डायग्राम ले रखे हैं, एनसीईआरटी की बुक में दो दे रखे हैं, बायोरिएक्टर फर्मेंटर। एक दे रखा है आपका स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर दे रखा है, और दूसरा आपका स्पास दे रखा है। स्टीरर का मतलब उसको मिक्स करना है, हिलाना। तो यहां पर जो इसकी ब्लेड दे रखी है बेटा, दे आर द स्टीरर ब्लेड, इसको आप स्टीरर ब्लेड बोलते हैं। और ये जो दिस वन इज द स्टीरर शाफ्ट, ठीक है। कंप्लीट नहीं बना रहा हूं, इसमें ये चीज मिक्स करने के लिए होती है। स्पास में हम प्रेशर के साथ में एयर डालते हैं नीचे से, तो वो मिक्सअप करते हैं। तो ये कौन सा apparatus है, यही पूछेगा सिंपल सा, दैट इज द स्टीरर टैंक बायोरिएक्टर कैरी आउट द फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा, दैट इज द सी। तो यहाँ पर आंसर नंबर, ठीक है। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 62 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पीसीआर एम्पलीफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल सही है। क्लोनिंग एबिलिटी इकोलाई की ज्यादा है, रिकमेंड भाई हम बायोटेक में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं, इकोलाई बैक्टीरिया का, उसी के प्लाज्मिड का यूज करते हैं, तो ये भी सही है। सी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नोन एज द मोलिकुलर सीजर, बिल्कुल सही है। एक्सोन्यूक्लियस नोन एज द मोलिकुलर ग्लू, दिस वन इज द बेटा रॉन्ग। जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका डी क्या होगा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि जो मोलिकुलर ग्लू है जो मोलिकुलर ग्लू है दैट इज नोन एज लाइपेज। लाइपेज एंजाइम को बेटा हम मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं, ना कि हम एक्सोन्यूक्लियस को बोलते हैं। एक्सोन्यूक्लियस तो कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कॉर्नर पर से डीएनए को क्या करेगी, कट करेगी। तो D1 इज द रॉन्ग। उसके बाद में है 63rd क्वेश्चन, जो बॉटनी का ही है। ऑन एनालिसिस ऑफ ए प्रोटीन चेन इट वाज फाउंड दैट इट इज मेड अप ऑफ जस्ट ए पेप्टाइड बॉन्ड, द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज, सिर्फ एक कौन सा उसमें पेप्टाइड बॉन्ड है। तो बेटा पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा तो चेन कैसे होगी, स्ट्रेट होगी। तो दिस वन इज द प्राइमरी प्रोटीन, तो आंसर आएगा आपका ए, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर इन ए प्लाज्मिड टू बी यूज एज द वेक्टर। बेटा इसमें तीन दिए गए हैं और पूछा कि प्लाज्मिड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है, ओरिसाइट होनी चाहिए। अगर ओरिसाइट नहीं हुई तो क्या रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, नहीं, ये भी सही है। सेलेक्टेबल मार्कर जो मैं एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बताता है, ये भी सही है। प्रेजेंस ऑफ साइट फॉर द आरी एंडोन्यूक्लियस, अगर वो कट ही नहीं हो पाएगा, आरी के लिए साइट ही नहीं है, तो क्या वो काम करेगा, नहीं।
तो बेटा यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, तो ऑल ऑफ दिस, तो 64 का जाएगा, दैट इज डी पार्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बेटा ये बार रुकिएगा भाई, ये हो चुका था 64 हमारा। उसके बाद में जाओ क्वेश्चन नंबर 66, पहले चैप्टर से टैक्सोनॉमिक की के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे, आपको सही और गलत बतानी है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर द ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सही है। उसके बाद में की आर नॉट कंसिडर टू बी द एनालिटिकल नेचर, गलत, ये तो एनालिटिकल नेचर का है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो चीजें अपने आप अरेंज होने स्टार्ट हो जाती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो बी स्टेटमेंट गलत हो गई। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड द कपलेट, गलत। पेयर ऑफ स्टेटमेंट इन द कपलेट, सिंगल को तुम क्या बोलते हैं, लीड या फिर लेड बोलते हैं। की आर यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पज, सही है। तो इसमें आ जाएगा बेटा एओडी, और एओडी गिवन किसमें है, क्वेश्चन नंबर 66 है। तो यहाँ पर दैट इज दोनों स्टेटमेंट एओडी से है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, ठीक है। तो 66 का आ गया आपका बी। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर आपका, बेटा ये पेपर इसलिए क्योंकि इसमें बोर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से वो हम इजीली देख पाएंगे थोड़ा सा। इसके बाद में हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर भाई, इसके बाद में 67, बिल्कुल। ए कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ वेसल एलिमेंट इन द सीव ट्यूब इज इन्यूक्लिएटेड कंडीशन, पहला ऑप्शन ही सही है कि दोनों के अंदर न्यूक्लियस क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट, ठीक है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट ही सही आ गई है 67, दैट इज ए न्यूक्लिएटेड कंडीशन, दोनों में न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। बाकी की स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएगी, गलत। तो यह, उसके बाद में मेंबर, अच्छा ये होगी। उसके बाद में बेटा 69 क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन में आपको मैचिंग करनी है कि कौन सी सही और कौन सी गलत है। प्लांट किंगडम से हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, याद करो एल्गी में बेटा हमेशा हैप्लोन्टिक मिलती है, एक्सेप्शन सिर्फ कौन सा है, ब्राउन एल्गी, उसमें डिप्लोन्टिक है। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में आ जाएगा स्पाइरोगैरा। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मेन फीचर इसका, तो बी में आ जाएगा फर्स्ट। हैप्लोडिप्लोन्टिक ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में, तो बेटा इसका आ जाएगा आपका आंसर, मैच करोगे तो ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, ठीक है। तो बेटा इसका आ जाएगा आपका 69 का सी, तो 69 में आ गया आपका सी, ठीक है। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट वन है 69 के बाद में 71, क्वेश्चन नंबर 71। अच्छा क्वेश्चन है ये, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ए सोमेटिक सेल विथ, क्वेश्चन नंबर है ये 71। इसमें बेटा दे रखा है कि 2n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, यानी कि डिप्लॉइड सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है। तो कौन सी कंडीशन सही होगी। आपने सेल डिवीजन पढ़ा है, 2 चैप्टर की काफी डिमांड आ रही है, एक तो सेल डिवीजन वाले की काफी ज्यादा अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा एक जो लैकोपेन मैंने बताया था उसकी, और एक रेस्पिरेशन वाले चैप्टर की। ये कुछ टॉपिक है जिनकी डिमांड बार बार स्टूडेंट करने लग रही है, सर प्लीज इन पे वीडियो बनाइएगा। तो बेटा मैं करूंगा कि जो ये सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर है, इसके जो मेन क्वेश्चन हैं जो कंपनी से एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीएनए बेस या फिर क्रोमेटिड बेस, वो आपको मैं यहाँ पर करवाता हूँ। अगर कोशिश रही तो मैं आपको नीट एग्जाम से पहले एक बार ये चैप्टर भी पूरा रिवाइज करवाता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले में दे रखा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्रोमेटिड 2 और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4। देखो क्रोमेटिड क्या होती है, एक क्रोमोसोम में जो भी आर्म है दे आर द क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड है। तो कह रहे हैं कि 2 क्रोमेटिड और क्रोमोसोम नंबर 4, भाई ये तो एक ही हुआ, और ज्यादा से ज्यादा अगर ऐसे कर दोगे तो भी कितने बनेंगे बेटा, 2 ही बनेंगे, तो गलत। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं जहां पर ये सही दे रखे हैं। नंबर ऑफ क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने आपके 8, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने 4, किसमें, प्रोफेज के अंदर। देखिए कैसे,
क्रोमेटिन नंबर बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 किस में दे रखे हैं आंसर नंबर, दैट इज सी। क्लियर होगा, ये आपको अच्छे से क्लियर होगा तो ही ये चीज आप कर पाओगे। उसके बाद में है दैट इज क्वेश्चन नंबर 72। मोर्फोलॉजी से इन नेम इंडिका द लीफ इज, कौन सी लीफ है बेटा ये आपको बतानी है। देखो जो नीम की जो लीफ है दैट इज द पिनेट लीफ, इस तरीके से आपको लीफ दिखाई देती है, ठीक है। तो बेटा ये थी कंप्लीट लीफ हमारी, ये कंप्लीट लीफ थी, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट में इधर कट हुई है। और जब कभी भी इंसिजन मिडरिब की तरफ जाए तो उसको आप कौन से बोलते हो, पिनेट लीफ बोलते। तो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा दैट इज द पिनेट कंपाउंड लीफ, बी आ जाएगा इसमें। उसके बाद में है दैट इज क्वेश्चन नंबर 73। अगर सेल से सेल में बेटा पानी जाता है तो कौन सा इसमें से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज द डीपीडी, दैट इज द सक्सेशन प्रेशर, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका डीपीडी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 74। बेटा 74 सिंपल से हाइड्रोपोनिक का दे रखा है, सिंपल से कोई नहीं है, इसमें आंसर आ जाएगा 74 में दैट इज बी। 74 में बेटा बी है, सिंपल से हाइड्रोपोनिक है कि जब भी आप हाइड्रोपोनिक करोगे तो उसमें वाटर प्लस में मिनरल्स होने चाहिए। आप पढ़ के देखो, कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, क्रेंज एनाटॉमी इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर, किसका मेन कैरेक्टर बेटा, ये है आपका मेज और शुगर केन, इसके मेन एग्जाम्पल है ना। मेज और शुगर केन के अंदर C4 साइकिल चलती है जिसके अंदर क्रेंज एनाटॉमी होती है। तो बेटा यहाँ पर शुगर केन ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर आ जाएगा दैट इज सी, ठीक है। उसके बाद में है 70, इसके बाद में 77, हाँ बेटा ये 77 देखो ये कंफ्यूज करने वाला था। इसमें जो आपका ऑप्शन दे रखा है सी, दैट इज कंफ्यूजेबल। बेटा इसमें डाटा क्या करके दे रखा है, उल्टा करके दे रखा है ना। जो मेज वाला था वो किस में दे रखा है आपका वाटरमेलन में, और जो वाटरमेलन वाला वो किस में दे रखा है आपका मेज वाले में दे रखा है, तो यहाँ पर ये गलत है। और ई वाले में देखो यहाँ पर क्या रखे, फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू डिवीजन, गलत। वन थोड़ी ना करेगी, सारी की सारी करेगी, तभी वहां पर एपिकल ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर सी और स्टेटमेंट क्या बेटा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नंबर दैट इज, इसमें आपका इनकरेक्ट बताना है, तो बेटा यहाँ पर सी और ई, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। उसके बाद में है इन प्लांट मोजाइक फॉर्मेशन एंड येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट आर सिम्टम ऑफ येलो मोजाइक वायरस, या फिर टीएमई की बात कर दो टोबैको मोजाइक वायरस, उसमें मोजाइक पैचेस बनने लगते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट टूटना स्टार्ट होता है। तो बेटा यहाँ पर ही आएगा वायरल डिजीज, तो 78 का दैट इज सी। उसके बाद में नेक्स्ट वन ब्रायोफाइट का बेटा मेन फीचर पूछा। अब इसमें बच्चों के बार बार आ रहे कि जी इनमें से लास्ट में कौन सा होगा, सी और डी। स्टार्टिंग के दो तो चलो समझ में आ गए कि प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर बंडल गलत है, रिप्रोडक्शन ओनली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट गलत है क्योंकि गैमा कब से भी होते हैं। इसके अलावा गैमेटोफाइट अटैच ऑन स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइट अटैच ऑन गैमेटोफाइट। कह रहे सर बात तो एक गलत बेटा, बात एक ही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ब्रायोफाइटा में कुछ ऐसी कंडीशन होती है, दिस वन इज द गैमेटोफाइट, यहां पर फिर हमने ये पढ़ा था आर्क की गोनिया, फर्टिलाइज होने के बाद यहां पर बेटा फुट सीटे कैप्सूल डेवलप। तो दिस वन इज द एस, और एस किसके ऊपर आ रहा है,
गेमेटोफाइट के ऊपर आ रहा है, ना कि जी एस के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर है कि यूनिक फीचर स्पोरोफाइट अटैच ऑन द गेमेटोफाइट। तो बेटा जो 79 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, दैट इज द डी, ठीक है। उसके बाद में आरएनए इज प्रेजेंट इन राइबोसोम में होगा, न्यूक्लियोलस में होगा, लेकिन जो प्लाज्मा लेमा है, जो मेम्ब्रेन है बेटा वहां पर नहीं होगा। तो आंसर विल बी द सी, ठीक है। उसके बाद में है डिसजंक्शन के बेटा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम है, किस में होगा ये आपका प्रोफेज फर्स्ट में होता है। प्रोफेज फर्स्ट में आपको याद होगा ये प्रोफेज फर्स्ट है द 5 सब फेजेस कौन कौन से है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड द डायाकाइनेसिस, दैट इज द डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो प्रोफेज फर्स्ट में जाएगा, तो 81 का दैट इज बी, ठीक है। उसके बाद में है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका न्यूमेटोफोर, बात आ रही है मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर से ही है कि जो सेलाइन कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी रूट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो बेटा पॉजिटिवली जियोट्रोपिक गलत, एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन गलत, क्योंकि टैप रूट की मॉडिफिकेशन है। दे आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक, बिल्कुल सही कि जो रूट है वो ऊपर की तरफ आ जाती है। तो 82 का सी। उसके बाद में डाइकोटिसम वस्कुलर बंडल आर, बेटा सेकेंडरी ग्रोथ होगी डाइकोट में, तो सीधी सी बात है कि जो वस्कुलर बंडल है वो रिंग मैनर में अरेंज होंगे, यानी कि यू स्टील कंडीशन उसको आप बोलते हो, ठीक है। स्कैटर्ड कंडीशन किस में होती है, मोनोकोट में। अरेंजिंग सही है, विदाउट कैम्बियम रिंग, अगर भाई कैम्बियम रिंग नहीं होगी तो क्या सेकेंडरी ग्रोथ होगी, नहीं, तो ये भी गलत है। बंडल सीट, ये किस सराउंडेड बाय बंडल सीट, ये किसका फीचर हो गया, लीफ का। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा अरेंज इन द रिंग, तो 83 का आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट वन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस फाउंड इन, बेटा एंटी राइनम मेजर्स और 4 o'clock प्लांट दोनों के अंदर है, तो मोर देन वन ऑप्शन, दैट इज 84 का डी। उसके बाद में नेक्स्ट वन इन फोटो रेस्पिरेशन द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज, ये बेटा कंफ्यूज करने वाला, देखो यहाँ पर OAA फोटो रेस्पिरेशन को आप वेस्टफुल प्रोसेस या फिर C2 साइकिल भी बोलते हो, ठीक है। जो फोटो रेस्पिरेशन है दैट इज द C2 साइकिल, उसमें जो पेरिसेबल प्रोडक्ट है वो 2 कार्बन का है, और जबकि OA कितने का है, 4 कार्बन का। फॉस्फोग्लिसरेट कितने का, 3 कार्बन का। तीसरे ऑप्शन में देखो दोनों दे रखे फॉस्फोग्लिसरेट एंड द ग्लाइकोलेट, तो बेटा अगर सिर्फ फॉस्फोग्लाइकोलेट होता तो सही होता, और यहाँ पर दे रखे दोनों, और दोनों के दोनों स्टेबल तो नहीं है, सिर्फ कौन सा है, फॉस्फोग्लाइकोलेट स्टेबल है, और जबकि ग्लिसरेट कैसा है, अनस्टेबल। तो यहाँ पर आ जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी, तो इसका आएगा डी। नेक्स्ट वन बेटा यहाँ पर बेंडिंग है, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में बात करें कि कहां पर बेंड होगा। तो हमने देखा था इसका एक्सपेरिमेंट कि जो कैंडी ग्रास के ऊपर क्या था, लाइट की तरफ बेंड होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो डिफ्यूज करके तरफ जाता है टुवर्ड सेडी एरिया, तो जहां पर सेडी एरिया होगा बेटा वहां पर उसकी ग्रोथ और डिवीजन रेट को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द शेडेड एरिया, तो 86 का आ जाएगा, दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट वन स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज, तो बेटा इसमें वायरस, वायरोइड, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। वायरस वायरोइड को तो काउंट ही नहीं करेंगे, तो 87 में आ जाएगा, दैट इज आपका बी, सॉरी दैट इज सी, माइकोप्लाज्मा, दैट इज PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसका साइज 0.5 माइक्रोमीटर का होगा, तो आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया, ब्लूगिन एल्गी, तो काफी बड़े साइज की आ गई। उसके बाद में सेल वॉल शो, बेटा जो सेल वॉल है सेलुलोज की बनी है, दैट इज परमेबल इन नेचर, तो दैट इज कंप्लीटली परमेबल इन नेचर। और जबकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर देते तो वो सेमी परमेबल नेचर की आ जाता है। तो यहां पर बेटा क्वेश्चन नंबर 88 में दैट इज सी। उसके बाद में है द मेन एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कौन सा है भाई, जो उसका व्हाइट पार्ट है वो खाते हैं। देखो बेटा जो उसका फाइबर है कोकोनट का, जो रेसिन, जो कोकोनट कोयल है, दैट इज द
मीजोकार्प। उसमें जो एक वुड निकलती है, लकड़ी निकलती है, दैट इज एंडोकार्प। और यहाँ पर जो ये व्हाइट पार्ट आपको दिखाई देता है जो एडिबल है, जिसमें पानी है, दैट इज द एंडोस्पर्म। ये दोनों के दोनों एंडोस्पर्म है, व्हाइट पार्ट और वाटर। तो बेटा कोकोनट में जो एडिबल पार्ट है दैट इज द एंडोस्पर्म, ठीक है। उसके बाद में है दैट इज रीड द फॉलोइंग। लाइगन के बारे में बताना बेटा, रिप्रेजेंट एग्जांपल ऑफ कमेंसिलिज्म, ठीक है। एल्गल पार्ट ऑब्टेन वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द फंगस एंड फंगल पार्ट, ये भी सही बेटा। दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया, सही है। माइक्रोबायोट इज यूजुअली एस्कोमाइसिस, सही है। फाइकोमाइसिस मोस्टली ग्रीन एल्गी। बेटा यहां पर देखो जो फोर्थ दे रखा है गलत दे रखा है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है मेनली। और ये देखिएगा आपका जो लास्ट वन दे रखा है सिक्स, दैट इज पायनियर कम्युनिटी हाइड्रोसीरिक, गलत बेटा। ये तो आपकी जो रोग सक्सेशन वगैरह होती है वहां पर ही मिलती है। तो इसमें बताना आपको इनकरेक्ट बताना है। तो बेटा इनकरेक्ट में जाए आपका फिफ्थ एंड सिक्स आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 19 का, दैट इज 19 का आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बॉटनी पार्ट का, जो एनटी का क्वेश्चन नंबर था, टेस्ट नंबर था 97। तो बेटा ये एक छोटी सी हेल्प थी सावरन क्लासेस के द्वारा, जिसमें आपको बॉटनी के सॉल्यूशन मिले हैं, ठीक है। आज पहली बार था तो एक दो क्वेश्चन हो सकता है कोई स्किप हुए हो, बाकी आपको रेगुलर बॉटनी के अपडेट मिलते रहेंगे बेटा। सावरन क्लासेस पे और भी जो सब्जेक्ट है जैसे आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी, उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो प्लीज सावरन क्लासेस के साथ में बने रहिएगा, डेली की डेली बॉटनी के सॉल्यूशन देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और हाँ, जो बेल आइकन है वो प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो आपकी करंट अपडेट रहेगी, जो वीडियो रहेगी, जो आपके नेट एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी, वो आपसे मिस हो सकती है। तो बेटा प्लीज सावरन क्लासेस के साथ में जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।